नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों को के साथ एक बड़ा ही खेल कर दिया है। उसने न केवल उनकी सीटें कुतर डाली हैं, बल्कि उनकी पार्टी से बीजेपी के यानी अपने उम्मीदवार खड़े करके उनमें घुसपैठ भी कर दी है। अभी तक कहा जा रहा था कि बीजेपी 152 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों के बंटवारे के अंतिम सही पक्के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, मगर उसने जिस तरह का खेल खेला है, उससे उसका आंकड़ा 165, 170 तक पहुंचता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि उसने शिंदे की शिवसेना के कोटे में 800 8 से 12 उम्मीदवार बीजेपी के डाल दिए हैं। इसी तरह अजित पवार की एनसीपी में भी करीब 5 उम्मीदवार बीजेपी के बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, मगर उनके हाथ में कुल 78 सीटें आई हैं और उनमें से भी 8 से 12 सीटें बीजेपी ने झटक ली हैं। अब सोचिए कि अगर शिंदे 68 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट वही रहता है जो लोकसभा चुनाव के दौरान था, तो उनकी पार्टी 30 से 35 सीटों पर सिमट जाएगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे किस मुंह से कहेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ? यही हाल अजीत पवार का होने जा रहा है, बल्कि उनकी तो और भी दुर्गति होने वाली है। वे 10-15 सीटों पर सिमट सकते हैं, उन्हें 52 या 53 सीटें दी गई हैं और उसमें कुछ जैसा मैंने बताया बीजेपी के खाते की है। यानी उनके भी उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना खत्म होती दिख रही है। अगर चुनाव के बाद बीजेपी उनके विधायकों को बीजेपी में ही शामिल करने के लिए मजबूर कर दे, तो इसमें भी कोई हैरत नहीं होगी। उधर बीजेपी दोनों पार्टियों की कुल सीटों से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर है कि उसकी रणनीति ये है कि अकेले दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं और कम से कम निर्भरता सहयोगी दलों पर रखी जाए। अगर सरकार बनाने की नौबत आई, तो चुनाव के तुरंत बाद या फिर कुछ समय बाद वो अपना मुख्यमंत्री भी बैठाने की कोशिश करेगी, कर सकती है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अमित शाह के उस बयान पर अमल कर रही है कि 2029 का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे? इसके लिए क्या उसने सहयोगी दलों को अभी से निगलना शुरू कर दिया है? और क्या सहयोगी दल इस खेल को समझ पा रहे हैं? यही है आज की चर्चा का विषय। और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राहुल चंद्रावरकर हैं, अनुराग चतुर्वेदी हैं और वीरेंद्र नागर हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनुराग जी आपसे करते हैं। ये क्या ये किस तरह का खेल है? क्या है? क्या बीजेपी ने अपने कैंडिडेट क्यों दिए? ये दबाव में दिए गए या शिंदे के पास, अजित पवार के पास अपने कैंडिडेट नहीं थे और उन्होंने सहर्ष ले लिए? शिंदे 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। खबर आ रही है 78-80 सीटों की। ये क्या खेल है? मुझे लगता है कि इसमें शिंदे और अजीत दादा को काफी उनका गला दबा के भारतीय जनता पार्टी ने दादागिरी की है और कई ऐसे उम्मीदवार जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे थे, वे एकाएक शामिल हो गए और कई अभी भी, जैसे पिता नारायण राणे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका एक बेटा भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन नीलेश राणे जो है वो कुदाल से शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार बन गए हैं, जिससे कि वो वैभव नाइक को हरा सके। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, जिसको मराठी में शायद हमारे मित्र डेढ़ शाना बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति में कई बार ये ओवर स्मार्ट बनना जो है नुकसान भी हो जाता है। लेकिन उन्होंने काफी जो कमजोर थे सबसे ज्यादा, उनके यहाँ पे सबसे ज्यादा अपनी भर्ती कराई। और एक और भी इसमें चीज दिख रही है कि जहां पर जैसे मुंबई है, तो मुंबई के में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जाने पहचाने चेहरे जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल करवाए हैं, और जो सांगली है या और नांदेड़ है, वहां पे अजीत दादा के पार्टी में गए हैं। तो एक उसका एक तर्क तो दिखाई देता है कि जहां पर जो ताकतवर है उसके वहां पे उनको फिट कर दो। लेकिन सबसे जोरदार जो खेल हुआ है वो धारावी में हुआ है।
जहां पर कि अडानी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों नहीं जुड़ना चाहते, तो वहां पर जो सबसे निरीह आदमी है रामदास अठावले, उनकी पार्टी को उन्होंने एक टिकट दे दिया और वानखेड़े करके जो एक IRS अधिकारी थे जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया था, उनको टिकट दे रहे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी हिम्मत दिखा के हर जगह लड़ना चाह रही है और अपनी तलवार भांज रही है। लेकिन जैसे अभी उमर खाड़ी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर कि NC शाइना जो कि उनकी स्पोक्स पर्सन थी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि बांद्रा में रहती हैं, लेकिन उनको पहले कहा गया था कि वो वर्ली से चुनाव लड़ेंगी और वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल भी हो गई थी। फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी को में ऐसा लगता है कि जैसे वो कंट्रोल्ड है दिल्ली से, क्योंकि ये जो सारा जो खेल हुआ है इसमें ये स्पष्ट लगता है कि ये खेल दिल्ली लेवल पे हुआ है, अमित शाह की रजामंदी से हुआ है। और इनको काफी जो बार बार शिंदे जाते थे दिल्ली और कहते थे कि हमारी पार्टियों की सीटें बढ़ने वाली हैं, और ये धमकी देते थे कि हमें एट पार रखा जाए उद्धव ठाकरे की पार्टी से, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एट पार रखते हैं, लेकिन हमारे लोग बाग इसमें रखे जाएंगे। और इसी तरीके से अजीत दादा की जो पार्टी है उसमें उन्होंने संजय काका पाटिल को ताजगांव से खड़ा कर दिया, निशिकांत भोसले को खड़ा कर दिया और इस्लामपुर से। तो इस तरीके से NCP की भी सीटें, जैसे प्रताप राव पाटिल की सीट जो थी वो उन्होंने नांदेड़ के लोहा क्षेत्र से कर दी। तो उनको अजीत दादा को भी उन्होंने काफी कमजोर किया है। उनकी भी जो अथॉरिटी है, इस सबसे बड़ा ये हुआ है कि एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पार्टी की एक तो जो गठबंधन में जो हैसियत थी वो एकदम कमजोर हो गई है, दूसरी उनकी जो लेजिटिमेसी थी या एक उनका स्वतंत्र एक अस्तित्व था वो खत्म हो गया। और साथ ही साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन पार्टियों में शामिल हुए हैं वो बड़े वहां पर दादागिरी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए शाइना NC के अतुल शाह जो कि उमर खाड़ी से बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी रहे, नगर सेवक भी रहे, उन्होंने काफी काम किया था। और राज पुरोहित भी वहां पर एक और भी उम्मीदवार थे। राज पुरोहित तो इस दौरान कांग्रेस से भी बातचीत कर रहे थे कि आप हमें अपना उम्मीदवार बना लीजिए, लेकिन इन दोनों को नजरअंदाज करते हुए शाइना को आज उम्मीदवारी दे दी गई, लेकिन विद्रोह भी हो गया है। अतुल शाह जो है वो एक विद्रोही के रूप में हो गए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंबई की जो बोरीवली सीट है वहां पर भी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सब एकता थी, एका दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगियों पे काफी दबाव डाल के उनकी राजनीति को बौना बना दिया है और खुद ये अपनी सत्ता की जो दौड़ है उसमें अपने आप को सबसे आगे कर लिया है। जी मुकेश जी, रोहित जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि शिंदे से जो कह रहे थे कि हम 100 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी सीटें घटकर 78-80 हुई और उसमें भी 10-12 कैंडिडेट बीजेपी के आ गए। तो ये बीजेपी क्या चाह रही है? अपने सहयोगी दलों को छोटा कर रही है, अपने को थोप रही है, या अपनी ताकत बढ़ाने, उनके दम पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है? तीनों बातें मुकेश जी हो रही है इसमें। देखिए, पहली चीज ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। तो आज एक पिक्चर क्लियर हो गया कि कौन कितने सीट लड़ेगा और कैसे लड़ेगा वगैरह। तो उसमें पहली बात ये आ गई है, जो दोनों तरफ के अलायंसेस है उसमें हम कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी लेड महायुति अलायंस जो है, बीजेपी के नेतृत्व में जो अलायंस है, उसमें बीजेपी ने अपना स्थान सबसे ऊपर रखा है, जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि वो रखेगी। बहुत ही ज्यादा ऊपर रखा है दूसरे दो पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके मुकाबले में। दूसरी तरफ कांग्रेस वाला जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, उसमें भी कांग्रेस ने अपनी जगह या अपनी सीट्स वगैरह अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनसे काफी ऊपर रखी हुई है। ये पहली चीज उभर के आ गई कि एक तरफ के अलायंस में बीजेपी का पूरा डोमिनेशन चलेगा और दूसरी तरफ के अलायंस में कहीं ना कहीं बहुत सारे
बहुत से पैमाने पर कांग्रेस का डोमिनेशन चलेगा। ये पहली चीज हाँ, इसमें निकल। लेकिन रोहित जी, दूसरी चीज कांग्रेस का बहुत मामूली अंतर है। मतलब शिवसेना की भी सीटें जो है वो 90 क्रॉस कर रही हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं कि 93-95 तक जा सकती हो, और कांग्रेस 102 103 पर। तो वहां बहुत अंतर नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ 80 और 160 165 बीजेपी, मतलब दोनों हाँ अलायंस पार्टनर को जोड़ दें, उससे भी कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही। जी, सॉरी। हाँ, नहीं, लेकिन उसमें उसमें बात यह है कि वो इस तरह से होगा जैसे 150 बीजेपी रखेगी और एकनाथ शिंदे के हाथ में 80 सीटें आएगी और अजीत पवार जी के साथ हाथ में 50 या 55 के आसपास आएगी। ये तो हम पिछले 2 महीने से छाप रहे हैं। उसमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कुछ अलग होगा। ये जो एक्सपेक्टेड था वही हो गया है। सिर्फ जो अनुराग जी ने जो पॉइंट बताया वो एक नई बात है, आपने भी बताया वो, कि उसमें एकनाथ शिंदे के टिकट पे, उनके निशान पे कुछ बीजेपी के जैसे चाइना एनसी हो या दूसरे कोई उम्मीदवार हो खड़े हो रहे, ये नई बात आई है, वो ठीक है। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि बीजेपी 150 के आसपास अपने पास रखेगी। दूसरे तरफ का अलायंस जो है उसमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था या अपेक्षा नहीं थी कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लेगी। उसमें अपेक्षा ये थी कि 90 90 90 इस तरह से बात चल रही थी कि तीनों मिलके 270, तीनों 90 सीट रखेंगे और बाकी 18 सीट जो बचे हैं वो अपने समाजवादी पार्टी हो या बाकी जो पीडब्ल्यूपी, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष जिसको बोलते हैं मुंबई में, वो और बाकी 2-3 अलायंस पार्टनर्स है उनको दिए जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस 100 को पार कर चुकी है और उद्धव ठाकरे 90-92 ऐसा कुछ है और शरद पवार जी 86 या 85 पे है। तो एनीवे, खैर वो एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हर तरफ के, हर पार्टी में, हर अलायंस में, हर पार्टी में ऐसे काफी उम्मीदवार आपको दिखेंगे, उम्मीदवार या जो इच्छुक थे, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हम बोलते हैं वैसे, जो अभी नाराज है और ऐसे लग रहा है कि उन्होंने पहले ही इंडिपेंडेंट बन के पर्चे भर के रखे हुए हैं, ज्यादा उसके बारे में बात नहीं की लेकिन भर के रखे हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट बन के खड़े हो जाएंगे। ये दूसरा मुद्दा आज दिखा है। जो पहला मुद्दा था वो एक है कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, बीजेपी डोमिनेट कर रही है। दूसरा मुद्दा ये है कि काफी सारे इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, उनमें से काफी रेबेल्स जिसको हम बोलते हैं, जो बागी उम्मीदवार, कांग्रेस से भी बागी उम्मीदवार, बीजेपी से भी हो सकते हैं बागी उम्मीदवार, शिवसेना से भी हो सकते हैं, उनकी संख्या इस बार काफी ज्यादा होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा पार्टीज और बहुत ज्यादा खिचड़ी जिसको हम उत्तर भारत में बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं मतलब कड़बोड़े मराठी में बोलते हैं, हिंदी में उसको खिचड़ी बोलते हैं दिल्ली की सरकार में। मतलब उत्तर भारत के पॉलिटिक्स में उसको जो खिचड़ी बोलते हैं, उस तरह से सिचुएशन दिख रही है। जो आपका मुद्दा था कि कौन किस पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, कौन कौन से निशान पे लड़ रहा है, कौन किसके साथ है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मुरली देवरा के बेटे हैं मिलिंद देवरा, जो कि राज्यसभा के सदस्य अभी अभी 4 महीने पहले चुन के गए राज्यसभा में एकनाथ शिंदे की पार्टी से, वो एकदम से अभी वर्ली में आदित्य ठाकरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये पहले बात चल रही थी कि मिलिंद देवरा, शायद 4 महीने पहले बात चल रही थी वो बीजेपी में जा सकते हैं कांग्रेस से निकल के, लेकिन बीजेपी ने ही शायद उनको कहा कि आप एकनाथ शिंदे के साथ रहिए। और आज जो राज्यसभा में 4 महीने 6 महीने भी जिसके पूरे नहीं हुए ऐसे नेता है, जिनके पास अभी 5 साल राज्यसभा में बचे हैं, वो महाराष्ट्र विधानसभा की इलेक्शन में उतर रहे। तो वो विधायक क्यों बनना चाहते हैं या इस इलेक्शन में क्यों उतर रहे? तो ऐसा एक बताया जा रहा है कि उनको बीजेपी ने बोला है कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। चाइना एनसी का आपने नाम लिया, जो साउथ मुंबई से मुंबा देवी सीट से कॉन्टेस्ट कर रही है, वहां पे अतुल शाह भी है, राज पुरोहित भी है, बाकी भी नेता है। उनमें ये विवाद चल रहा था कि कौन खड़ा हो जाए। अचानक से कल रात 24 घंटे पहले चाइना एनसी ने बीजेपी छोड़ के एकनाथ शिंदे की पार्टी में गई और वहां पे उन्होंने पर्चा भरा जो बो एंड एरो सिंबल है उस पे। तो ऐसे काफी जगह पे कुछ कुछ हुआ है महाराष्ट्र में। संजय काका पाटिल का भी जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ खिचड़ी। तो ये जो खिचड़ी बनी है, जिसको उत्तर भारत के पॉलिटिक्स में खिचड़ी सरकार या खिचड़ी बोलते हैं, इसका एक इफेक्ट ये होगा कि मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट्स और बागी उम्मीदवार बहुत ज्यादा पैमाने पर चुन के आ सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आपने 14 का इलेक्शन अभी देखा होगा, 19 का देखा होगा, अभी 24 का हम देखने जा रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उसमें ऐसा कोई ज्यादा रिबेलियन या ज्यादा कोई बागी उम्मीदवार चुन के आए, ऐसा ज्यादा नहीं हुआ।
1995 की इलेक्शन हम लोगों ने देखी, जब हम लोग एकदम यंग रिपोर्टर्स थे, पहली बार पॉलिटिकल बीट कवर कर रहे थे। उसमें 40 से ज्यादा, मुकेश जी, उम्मीदवार बागी और इंडिपेंडेंट्स, अपक्ष उम्मीदवार महाराष्ट्र की विधानसभा में आए थे, चुन के आए थे। और मनोहर जोशी शिवसेना नेता, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें काफी मंत्री कैबिनेट पोजीशंस इंडिपेंडेंट्स को और बागी उम्मीदवारों को देनी पड़ी। शिवसेना बीजेपी तब सरकार आई थी तब। तो एक जी। ये बात हो रही है कि अब आने वाले इलेक्शन में जो 20 नवंबर को होगी, उसमें भी उसी तरह से शायद होगा कि बहुत ज्यादा बागी, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, शायद जीतेंगे। और उनकी जी। संख्या अगर 30-40 हो गई तो उनके ही हाथ में ये होगा कि अगला सबसे बड़ी सरकार, चाबी अगली उनके सरकार पास आ महाराष्ट्र में किसकी बन रही है। तो ये बिल्कुल, वही तीसरा पॉइंट। किंग मेकर बन जाएंगे। बिल्कुल। विवेक जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी ने डोमिनेंट पोजीशन तो पहले से थी, ये पता था, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी अपने कैंडिडेट रूट कर दिए हैं। अब इसको कैसे आप देखते हैं? क्या ये सहयोगी दलों पर उसका विश्वास नहीं है उतना कि ये जीत पाएंगे, या ये कि अपनी ताकत इतनी बढ़ा लो कि सहयोगी दलों की निर्भरता उन पर कम हो जाए? हाँ, मुकेश जी, मुझे लगता है कि पहला जो आपने मुद्दा उठाया कि वो अपने जो उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनका जो विनेबिलिटी है, उस पर उनको शायद थोड़ा शक है। इसलिए वो ज़्यादा मात्रा में अब की बार, मतलब देखिए, पिछले बार भी वो 164 सीटों पर लड़े ही थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ उनकी संख्या अब की बार एबनॉर्मली ज़्यादा है, लेकिन जो विनेबिलिटी बात है, विनेबिलिटी वाली जो बात है, वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में हो रही है। महाविकास आघाड़ी को एक थोड़ा सा एज है वगैरह, ये सही है। वो 3 महीने पहले बहुत ज्यादा था, काफी कम हो गया है। लेकिन फिर भी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी तरह का चांस नहीं लेती। तो सारे जो लूप होल्स है उसको प्लग करने का एक हमेशा ही उनका एक स्ट्रेटेजी रहती है। हरियाणा में उन्होंने वो किया, और हरियाणा में उन्होंने सक्सेस। विवेक जी, एक एक थोड़ा मैं सुधार कर देना चाहता हूँ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 164 सीटों पर नहीं लड़ा था। जी। अच्छा, अच्छा, शायद जी। मेरी फिगर गलत है, जी। लेकिन जी। लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। विनेबिलिटी जो फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बीजेपी चुनाव जीतना जानती है और चुनाव जीतना चाहती है। जो महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, वो शायद उतना ये नहीं रखते, उतनी ताकत नहीं रखते, और उतना उनका जज़्बा भी नहीं है जितना बीजेपी का है। हरियाणा में बीजेपी ने वो सिद्ध कर दिया है। तो चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी करना है वो करते हैं। सामदाम दंडभेद भी करते हैं। पार्टी के अंदर जो पुराने खोड़ है उनको उठाकर फेंक भी देते हैं, नए लोगों को लाते हैं, हर तरह के प्रयोग करते हैं, चीफ मिनिस्टर को बदल लेते हैं। तो हर तरह के प्रयोग करने के लिए बीजेपी हमेशा ही ओपन होती है। और उसी दृष्टि से मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए। अपने सहयोगी पार्टियों को डोमिनेट करना, ये तो बीजेपी का एक खेल है। मतलब ये हमने शिवसेना के साथ उनको करते हुए महाराष्ट्र में देखा है, और जिसका नतीजा भी उन्होंने भुगता है। तो अब की बार वो उसी तरह से कुछ करें। देखिए, अजीत पवार वाली जो पार्टी है, उसमें पहले से ही ये कयास लगाया जा रहा है कि अजीत पवार जितनी सीटें लड़ेंगे, उसमें से वो अगर 1/3 भी जीत जाए, 1/4 भी जीत जाए तो बहुत है। मतलब अगर वो 50 सीटें लड़ते हैं तो उसमें से 15 सीटें भी जीत जाए तो बहुत है। तो वो जो गड्ढा वहां पर आपको दिखेगा 35 सीटों का, उसकी भरपाई तो कहीं से करनी पड़ेगी। अगर आपको ये जीतना है और सत्ता में वापस आना है, तो आपको वो क्रिटिकल एक थ्रेशोल्ड और क्रिटिकल मास आपको अचीव करना पड़ेगा। उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो करेंगे, निर्ममता से करेंगे। बीजेपी वो करती है, और उसी दृष्टि से मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए। बाकी जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं, उनको एक तरह से एक प्रेडेटरी पॉलिटिक्स के तहत उनको भी धीरे धीरे खत्म करना, ये बीजेपी का गेम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर स्टेट में जहां जहां उन्होंने इस तरह का सहयोग किसी पार्टी से लिया है, उसके साथ में उन्होंने खेल किया है। वो एकनाथ शिंदे के साथ में, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली जो एनसीपी है, उनके साथ में इतने जल्दी वो खेल नहीं कर सकते। इसलिए कि बीजेपी अगर 160-165 सीटों पर लड़ रही है, या फिर 150 के करीब सीटों पर लड़ रही है, तो उसमें से वो कितना भी कोशिश कर ले,
वो मेजोरिटी नहीं प्राप्त कर सकती अपने बलबूते पर। तो इन दो पार्टियों को अपने साथ में रखना उनके लिए जरूरी है। तो उनके साथ में ये खेल वो अभी इतने खुले तौर पर आज की स्थिति में नहीं करेंगे। जब सरकार बन जाएगी उसके बाद 5 साल में क्या राजनीति वो खेलते हैं वो देखना होगा। लेकिन आज इन दोनों पार्टियों को अपने साथ रखना ये बीजेपी की मजबूरी है, आवश्यकता भी है और ये वक्त का तकाजा भी है। तो आज वो इस तरह के खेल के लिए ये कुछ करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये सारे जो पैतरे हैं, ये सारे जो उपाय हैं, ये चुनाव जीतने के लिए है। बाद में देखा जाएगा, जब मौका मिलेगा उस समय वो इसका उपयोग या फिर दुरुपयोग किस तरह से करते हैं ये बाद में देखेंगे। लेकिन आज तो इसको चुनाव जीतने का एक पैतरा इस दृष्टि से ही देखना जरूरी है। मुकेश जी। नीलेंद्र, क्या अगर आप इनकी सीटों को देखें, सीटों को देखें, नंबर ऑफ सीट्स को देखें, अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे की 78-80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 12 तो आप निकाल दिए, 10-12 बीजेपी के। अब उसमें से बाकी बची सीटों में अगर 46% स्ट्राइक रेट था अभी लोकसभा चुनाव में, आप 50% मान लीजिए, तो शिंदे की सेना 35-40 पर आके टिक जाती है, 35 के आसपास आके टिक जाती है। और जैसा एनसीपी के बारे में बताया जा रहा है कि वो तो 15-20 के लायक भी नहीं होगी। तो इनकी जो स्थिति है उसको क्या कमजोर करना भी बीजेपी का एक मकसद है कि ये दावा न ठोके। आज ठीक है, शिंदे को आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 35-40 सीटों के साथ आते हैं और बीजेपी अगर 100 सीटों पर खड़ी है, तब क्या स्थिति होगी? अभी शिंदे शिवसेना के साथ कितने विधायक हैं? 40 है। 42 के आसपास। 40-42। तो जब 40-42 पे एक आदमी मुख्यमंत्री बन सकता मतलब अपने दम। शिंदे जो है वह नीतीश कुमार नहीं है कि अपनी शर्त पे मुख्यमंत्री बने। शिंदे जो है वो दया के आधार पर मुख्यमंत्री बने, ग्रेस मार्क्स से उनको 5 डिवीजन मिला है। तो इसलिए शिंदे तो हमेशा कठपुतली बना है। शिंदे को पता है कि किसी भी दिन मुझे निकाला जा सकता है। और बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई की जो ताकत है तो शिंदे को भी तोड़ सकती है। तो इसीलिए, और अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से देखें, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, 26% मिले थे बीजेपी को लोकसभा में और 13% मिले थे शिंदे को और करीब 3.6 यानी 4% मान लीजिए पवार को मिले। तो अगर बीजेपी एग्जैक्टली पता नहीं कितनी सीटों पर लड़ रही है, अगर 160 सीटों पर लड़ रही है तो 26 का आधा होता है 13, तो शिंदे को ऑटोमेटिकली 80 सीटें ही मिलनी चाहिए। तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, 80 में उन्होंने खुद, क्योंकि उनको लग रहा है 80 में भी ये शायद ना कर पाए और हर सीट पर कैंडिडेट जो है सीट वाइज खड़ा किया जाता है। ये तो सही है, मुझे पता नहीं बीजेपी तो ऐसा करती है कि किस सीट पे, जैसा भी आप मिलिंद देवड़ा की बात की, मिलिंद देवड़ा को इसलिए भी खड़ा किया जा रहा है कि वो जीत जाए, वो आदित्य ठाकरे में कड़ी फाइट दे ताकि आदित्य ठाकरे वहीं पर फंस जाए। तो वो एक स्ट्रेटेजी होती है कि किसी मुख्य कैंडिडेट को जो पूरे महाराष्ट्र में शायद प्रचार कर सकता था, उसको एक फ्राइट देने के लिए, डर देने के लिए उनको वहां खड़ा किया गया है। हार गए अपनी राज्यसभा, वो बंगाल में भी किया था बीजेपी ने, 4-4, 5-5 सांसदों को खड़ा कर दिया था। तो इसलिए नहीं खड़ा किया था कि वो वहां से जीतेंगे, उनको लगा कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसको हम थोड़ा सा परेशान करें। तो ये स्ट्रेटेजी, और सीट एक सीट वाइज हो रहा। तो सीट अजीत पवार को तो 50 भी नहीं मिलनी चाहिए थी। अजीत पवार का 3.6% का है, तो वो करीब जो बीजेपी का जो है उसका 1/7 होता है। तो 1/7 के हिसाब से 25 से 30 सीटें मिलनी चाहिए। तो उनको अगर आप 50 सीटें मांग रहे हैं, उनको दे रहे हैं ताकि वो जनता में कह सके हमारे 50 सीटें हैं। एक्चुअली तो पिछले लोकसभा चुनाव में शिंदे और उद्धव ठाकरे में करीब करीब बराबर की फाइट थी, करीब करीब। हालांकि उसको 13%, को 17% मिले। उद्धव ठाकरे फिर भी थोड़ा सा आप थे नंबर ऑफ सीट्स को लेके, नहीं शायद 9 सीटें मिली थी उनको, यस। तो लेकिन शरद पवार और अजीत पवार में तो अजीत पवार ध्वस्त हो गए थे। तो ये मैसेज देने के लिए नहीं, हमारी 50 कैंडिडेट हैं तो आपके 10 कैंडिडेट अगर बीजेपी के हो जाए तो बीजेपी की सीटें भी हैं, आपकी बात भी रह गई, हमारी बात भी रह गई। तो ये मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी है। नंबर 2, जैसा कि अभी कहा उन्होंने, विवेक जी ने, कि बीजेपी की तो रणनीति है। देखिए, अब जब हम चाय बनाते हैं, सब जानते हैं चाय बनाते हैं तो हम चाय पत्ती डालते हैं, हम चाय पत्ती पीते नहीं है। जब चाय बन जाती है तो छन्नी में छान के पत्ती को फेंक देते हैं। तो ये सब अजीत पवार और शिंदे जो भी है, ये इनके चाय पत्ती है, और चाय नहीं बनेगी तो सरकार नहीं बनेगी। तो उन्होंने एक मिली जुली चाय की, दूध का रंग सफेद है, चाय का रंग कुछ और है, तो एक मिली जुली सरकार बना ली। अंततः उनको एक गिरवा सरकार, पार्टी चाय वाले की है, पार्टी चाय वाली, पार्टी कहने की, पार्टी चाय वाले की है, कोई बात, वो उधर भी चाय वाला, सही बात है, पार्टी भी चाय वाले की है। तो अब उसके बाद चाय बन गई, उसके बाद पत्ती को फेंक दिया।
तो ये शिंदे भी जानते हैं और ये पवार भी, अजित पवार भी जानते हैं। लेकिन अभी जो ये नेता जो है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, बीजेपी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पूरे देश के लिए है, एजेंडा को लेके है। अभी जो विधायक हैं या नेता है, छुटभैया नेता किसी पार्टी के, कांग्रेस में भी ऐसे नेता है, माधवराव सिंधिया जैसे नेता है, जिनका कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है, लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, सत्ता पाना है। और आज मिल जाए तो आज, कल मिले तो कल, 4 दिन के लिए 4 दिन के सही। अजित पवार की जो विधायक है, वह विधायक वहां पर क्यों है? सत्ता के लिए है। कल अगर महाविकास अघाड़ी की पार्टी सरकार में आ गई और अगर उनको डर नहीं रहा कि ईडी का भी हमला होगा, कुछ हो, तो वो वही विधायक वहां भी जा सकते हैं। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई रंग नहीं है। इसलिए आप ये समझिए कि महायुति के जितने भी विधायक होंगे, 140, 130, 150, 180 भी अगर जीत जाए, तो वो सारे के सारे आप समझिए बीजेपी के हैं। वो सारे के सारे खरीदने लायक है। उनके बिल्ला, अभी आप करें 10 लोग विधायक, 10 कैंडिडेट इनके हैं। मैं कह रहा हूं शिंदे पार्टी जितने लोग हैं, जितने कैंडिडेट, वो सारे बीजेपी के हैं। इसलिए है कि बीजेपी के पास वो ताकत है जिसके आधार पर शिंदे या अजित पवार किसी पार्टी के बंदे को, जब तक वो बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रांग ना हो और किसी तरह से ऐसा ना हो कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, उस तरह के हैं कुछ लोग, कुछ विधायक जो नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, हो सकता है कुछ हो, ऐसा कई है। तो वैसे विधायक को छोड़कर अधिकतर विधायक जो है वो बीजेपी के ही आप मान लीजिए। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाए तो कल किसी और ग्रुप को, उस जो नए विधायक आए उनको भी सत्ता चाहिए, उनको तोड़ के फिर से कोई हो जाए, अजित पवार या कुछ और हो जाए, तो ये तो चलता रहेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता आप जो करेंगे 10 विधायक बीजेपी के, आप समझिए कि सारे उम्मीदवार जो है वो बीजेपी की, मेरी ये समझ है। जी, लेकिन अनुराग जी ये बताइए कि जब आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और 2 शिवसेना आमने सामने, एक शिवसेना 90-93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, दूसरी सेना 78 सीटों पर, उसमें से 10-12 सीटें बीजेपी के कैंडिडेट पे गए हैं, यानी आप 62-65 सीटों पर लड़ रहे हैं। ये मैसेज किस तरह से दे जाएगा? क्या शिंदे उस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में उतर पाएंगे, या शिवसेना उद्धव ठाकरे ज्यादा एग्रेसिव होगी कि हम अपने अलायंस में एक मजबूत घटक के तौर पर हैं, हम कृपा पर नहीं हैं, हमारे पर नहीं कतरे जा रहे हैं? मुकेश जी, ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि वो सिर्फ एक म्यूट पे है क्या? नहीं, बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है उसमें क्लियर दिख रहा है कि वो सिर्फ एक शिवसेना बनाम दूसरी शिवसेना ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तीनों चारों तरफ से घेर रहे हैं। सिर्फ एकनाथ शिंदे से ही मुकाबला है ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को गिराने के लिए उन्होंने राज ठाकरे के भी काफी उम्मीदवार खड़े करने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और वो खड़े हो रहे हैं जहां जहां पे जरूरी है वहां पे। तीसरी तरफ अगर ये नैरेटिव एक बैठ गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट काफी गया और दलित और मुस्लिम वोट्स उनकी तरफ गए क्योंकि ये संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव चला वगैरह, तो उसको काउंटर करने के लिए कहीं कहीं जगह पे वो समाज एमआईएम के उम्मीदवार या वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को भी सपोर्ट, टैसिट सपोर्ट, खुलेआम नहीं लेकिन टैसिट सपोर्ट दे रही है, या फिर बागी उम्मीदवार कुछ ऐसे खड़े कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी से ही उनको समर्थन दे के, वो भी टैसिट मतलब छुपा हुआ समर्थन दे के कि वो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार के वोट काट सके। ये चीज वो शरद पवार जी की पार्टी के बारे में भी करेंगे, बाकी सब पार्टी के बारे में भी करेंगे। और ऐसे उन्होंने 2014 के बाद में उनका एक थोड़ा उतरता हुआ ग्राफ दिखा विधानसभा में, क्योंकि देखिए 2014 में जितने वोट और जितने सीट्स बीजेपी को विधानसभा में मिले उतने महाराष्ट्र की हिस्ट्री में कभी मिले नहीं थे बीजेपी को। लेकिन उसके बाद में 19 देखिए या लोकसभा का 24 का देखिए, उसमें वो नीचे परसेंटेज थोड़ा आता हुआ दिख रहा है। तो उसपे उनके पास इलाज एक ही है जिसको बोलते 72 रोगों पे, जो एक तंबू डाल के बैठे हुए होते ना, 72 रोगों पे एक ही इलाज है, एक ही दवा। वो एक ही दवा ये है कि ऑपोजिशन का वोट 3 तरफ 4 तरफ स्प्लिट हो जाए, इस तरह से अरेंजमेंट करना, बस हरियाणा का ही फॉर्मूला। तो आप समझिए कि ये बागी उम्मीदवारों को समर्थन देंगे, कांग्रेस में भी जो नाराज है उनको इनकरेज करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे कि आप कॉन्टेस्ट कीजिए, हम आपके लिए ये करते हैं वो करते हैं। ये राज ठाकरे जैसे भी एक प्लेयर्स को ज्यादा मतलब उनको लाके उनका भी इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। और फिर एकनाथ शिंदे भी है,
तो आपके सवाल का एक लाइन में आंसर ये है कि यहाँ पे दुनिया को ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, तो वैसा नहीं है। एकनाथ शिंदे एक ऐसे 4-5 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता बीजेपी के हाथ में है, जो जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। उनके पास राज ठाकरे भी है, उनके पास वंचित बहुजन आघाड़ी भी है, उनके पास MIM भी है, उनके पास बागी उम्मीदवार कांग्रेस के वो भी है, और सबको वो उस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुकेश जी जी, अनुराग जी, इसको क्या इस पूरी स्ट्रेटजी में कहीं ये भी है कि जो अमित शाह ने कहा कि 2029 का चुनाव हमें अपने दम पर लड़ना है, क्या अपनी ताकत को बढ़ाना है और सहयोगी दलों की ताकत को कम करना है, जहां जहां जितना हो सके उनको काट दिया जाए? मुझे लगता है अभी भी अमित शाह काफी वनरेबल है। कोई ऐसा, जैसे चंद्रावरकर जी बता रहे थे कि सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही खेल खेल रही है और दूसरे जो है वो निरीह हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी जैसे उनके कॉन्ट्रडिक्शंस भी मौजूद हैं, जैसे मान लीजिए नवाब मलिक की जो स्थिति जो है, जिसको कि देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि ये दाऊद का आदमी है, आज उनके आशीष शेलार को कहना पड़ रहा है कि ये अजीत दादा का अधिकार है कि वो अपनी पार्टी का किसी को भी टिकट दे, हम लोग उसको समर्थन नहीं देंगे, लेकिन उसकी बेटी को समर्थन दे देंगे। तो ये जो बहुत सारी भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 29 तक आ जाएगी, ये जैसे अमित शाह हर जगह जाके कहते थे, अभी आप शायद इस बार भी कहेंगे कि अभी हम लोग 180 सीटें जीतेंगे, 200 सीटें जीतेंगे। बाद में कोई उनसे पूछता नहीं है कि आपने इतनी सारी सीटें पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें बताई थी, उनका क्या हश्र हुआ। ये एक तरीके से एक अपना भ्रम फैलाने का और एक अपनी ताकत दिखाने साइकोलॉजिकल वॉर है। का एक तरीका है। उसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ब्रह्म वचन है या अमित शाह जो है वो बोल रहे हैं वो एकदम सच निकल जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी ढलान पे है। देखिए, मुझे लगता है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी जिस तरीके से हरियाणा के बाद में उसको जिस तरीके से दबाने की या उसको ये साबित करने की कोशिश की गई है, विदर्भ की अभी नंबर 1 पार्टी और वहां पे उनका संगठन काफी मजबूत है। मुंबई में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सीटें शिवसेना उद्धव के लिए छोड़ी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा उनका एक राजनीतिक या जो हरियाणा हार से जो सबक सीखे हैं, या अणुशक्ति नगर में भी उन्होंने स्वरा भास्कर के पति को एक पवार पार्टी में शामिल करा के समाजवादी से एक उम्मीदवार बनाया है, अबू आजमी को भी समर्थन दिया है। तो ये जो अभी भी जो चुनौती है, और इसमें अगर अजीत दादा की इतनी बुरी हालत है, मैं धीरेन्द्र जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनको 10 या 15 सीटें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास में, अजीत दादा के पास में अभी भी 40 विधायक हैं जो कि दल बदल के एनसीपी के शिवसेना को, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में या एकनाथ शिंदे की पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो आप 40-50 अगर उनको सीटें दिए तो 40 वो विधायक हैं जो कि इतने दिनों तक उनके साथ में रहे थे। शिंदे सेना के साथ में सबसे बड़ी जो मुश्किल है, उनके ऊपर इतना बड़ा पैसे का और घात का स्टिग्मा लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी शायद अपने कुछ लोगों को भेज के उनको एक तरीके से न्यूट्रलाइज भी करना चाहती है, क्योंकि ये कोई बड़े नाम नहीं है, ये सब हारने वाले नाम है। देखिए, और एकनाथ शिंदे ने की पार्टी पर जिस तरीके से दबाव डालकर संजय निरुपम, जो कि मुंबई प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जो कि मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, संजय निरुपम 2 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं। ऐसे आदमी को दिंडोशी जैसी छोटी सी विधानसभा में, जहाँ के कि वो उम्मीदवार तय करते थे और हर एक को कहते थे कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसे का जो उन्होंने, मुझे लगता है कि न केवल उन्होंने एकनाथ शिंदे को बौना कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से गुजरात लॉबी अपनी दादागिरी करती है, अपनी मनमानी करती है, ये उसका प्रतीक मैं मानता हूं कि आप दूसरी लोगों को, अब एक रातों रात क्या इन दोनों के विचार क्या एक से हैं? एकनाथ शिंदे की क्या कोई राजनीति या शिवसेना जिसको कहते हैं बाल ठाकरे या और दूसरों के विचारों को मानते हैं, तो उनके विचारों को, और भारतीय जनता, वो कभी भी अब क्या आपको लग रहा है कि वो मोदी जी का नाम लेना छोड़ देंगे या क्या, कैसे क्या करेंगे? तो ये सब चीजें उनके पक्ष की है, आसान है, वो जैसा रंग बदल लेंगे।
मुझे लगता है कि मतदाता जो है इस सारी चीजों को भी जानता है और एकनाथ शिंदे की जो राजनीतिक हैसियत है वो उद्धव ठाकरे के मुकाबले में इसमें कम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में एक तैयार अपने उम्मीदवार घुसपैठ कर रही है। ये घुसपैठिए अपनी कितनी हैसियत बना पाते हैं, क्योंकि अभी जैसे राणे हैं, राणे कुदाल से अपने बेटे को एक दोनों उस तरफ है, एक इधर है, या बहुत सारे दल बदल उन्होंने कांग्रेस से भी कराए हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अशोक चौहान जब कांग्रेस से गए थे नांदेड़ में, या अभी बहुत सारे उन्होंने कांग्रेसियों को अपने यहाँ लिया, उनको मतदाताओं ने ठुकरा दिया था। और पिछला जो चुनाव था वो इसी चुनाव के लिए था। और अभी भी 95 या 103 के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक बराबर एक कलेक्टिव लीडरशिप जो है वो अगाड़ी में विकसित हुई है, जबकि इधर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से शासित जो है, क्योंकि इसमें वो देवेंद्र फडणवीस को कोई ज्यादा महत्व दे रहे हो या ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पीयूष गोयल भी कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा कर रहे हैं, नवाब मलिक भी कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा कर रहे हैं, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम की हैसियत भी कम हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दाव कितना सफल होता है इसमें मुझे संशय है। जी जी विवेक जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले ही महायुति में वोट ट्रांसफरेबिलिटी एक बड़ा इशू था। अजित पवार के वोट शिंदे सेना को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, शिंदे सेना के वोट अजित पवार को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बीजेपी के वोट इन दोनों में से किसको कितने मिलेंगे। और अब एक ये नया कंट्राडिक्शन या नया एक एंगल खड़ा हो गया है कि अब घुसपैठिए भी हैं इन दोनों पार्टियों में। तो इन दोनों पार्टियों के घुसपैठियों को कितने उनको ट्रांसफर होगा कि नहीं वोट इन पार्टियों का है। बीजेपी का तो चलिए मान लीजिए, इन पार्टियों के ही लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे, और ये पार्टियां ही कहीं बीजेपी के अंतर्गत करने में ना लग जाए, ये भी हो सकता है। जी जी, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे के पार्टी के बैनर के नीचे अगर बीजेपी के 15-16 लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो एकनाथ शिंदे कतई नहीं चाहेंगे कि बीजेपी इतनी पावरफुल हो जाए कि इनमें से 15 में से अगर 12-13 जीत जाए तो बीजेपी की ताकत इतनी बढ़ जाए कि एकनाथ शिंदे इररिलेवेंट बन जाए। ऑफ कोर्स इररिलेवेंट उतने तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि 2019 में जो गलती बीजेपी ने की उद्धव ठाकरे को दरकिनार करके, अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब अभी वो एकनाथ शिंदे को दरकिनार नहीं कर सकते। अगर सत्ता में वापस आना है तो उनको एकनाथ शिंदे को साथ लेना ही होगा। लेकिन अगर ये जो जितने घुसपैठिए शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में उन्होंने खड़े किए हैं, उसमें से ज्यादातर अगर जीत जाते हैं तो उससे एकनाथ शिंदे की ताकत जरूर कम होगी। ये गेम तो बीजेपी का हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे को वो दूर नहीं कर सकते, क्योंकि 2019 में वो भुगत चुके हैं उद्धव ठाकरे से किनारा करके। उनको बाद में 5 साल जो सर्कस करनी पड़ी, जो मशक्कत करनी पड़ी, 2.5 साल तो उनकी सरकार नहीं रही। अब 2.5 साल से जो सरकार है वो सरकार भी किस तरह से चल रही है सबको पता है। जो बदनामी बीजेपी की हुई और पब्लिक के बीच में बीजेपी का जो इमेज खराब हुआ, अभी फिर से एक बार उस तरह का कोई भी प्रयोग करने की स्थिति में भाजपा नहीं है। तो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो, उनको साथ में रखना ये बीजेपी की मजबूरी है। ये बात अलग है कि उनके बीच में अपने लोग बिठाकर उनकी ताकत वो कम करेंगे, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे को ये पूरी तरह से मालूम है, और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि एकनाथ शिंदे जो है वो अमित शाह का चॉइस है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की ताकत को महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर से ही कम किया गया है एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके, तो किसी भी लिहाज से मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की बीजेपी कोशिश करेगी इस स्टेज पर। मुझे लगता है उनकी जो यूटिलिटी है सरकार बनाने के लिए, वो यूटिलिटी आज भी उतनी ही है, और उनकी ताकत उस लिहाज से उतनी है। भले उनकी संख्या कम हो जाए, उनके जो एमएलए है उनकी संख्या भले ही कम हो जाए, लेकिन सरकार अगर आखिरकार बनानी है तो एकनाथ शिंदे को और जितने भी अजीत पवार के लोग चुनकर आते हैं उनको सबको, अजीत पवार को साथ में रखना ये बीजेपी की मजबूरी है। उसके अलावा बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो एक तरफ तो वो अंदर से
उनको कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सतह पर उनको उनके साथ में दिखना और उनको साथ में लेकर चलना, ये बीजेपी की मजबूरी है। आज की स्थिति में बीजेपी वही करेगी। आने वाले 5 साल में किस तरह से उनको वो कमजोर करती है और फिर एक बार अपना सिक्का जमाने की अकेले के बेसिस पे, जैसा वो अमित शाह कह रहे हैं कि 2029 में हम अपनी ताकत पर चुनकर आएंगे, वो 5 साल में क्या आगे प्रोग्राम करना है, क्या प्लानिंग करनी है, वो करेंगे। लेकिन आज उनकी प्रायोरिटी, आज का पॉलिटिक्स उनका सत्ता में फिर से एक बार स्थापित होना है, और उसके लिए शिंदे और अजीत पवार उनको जितना वो खुश रख सकते हैं वो खुश रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आज मुझे लगता है कि बीजेपी की आज ये ही स्ट्रेटेजी है, उससे अलग वो आज कुछ करेंगे, ड्रामेटिक कुछ करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुकेश जी। नीरेंद्र, क्या अभी जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि गला पकड़कर बीजेपी ने सीटें ले ली और जो सीटें देनी थी उतनी दे दी, विवेक जी ने भी उस तरफ इशारा किया कि अंदर से तो कमजोर करते ही रहेंगे। अब ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, क्या सहयोगी दलों में एक असुरक्षा का बोध नहीं पैदा हो रहा होगा? उन्हें ये लग रहा होगा कि अब उनकी चूड़ियां टाइट करना शुरू हो कर दी है बीजेपी ने, अब आगे जाने क्या क्या होगा। तो एक जो असुरक्षा का माहौल बनता है, उसमें एलाइज एक दूसरे ढंग से फिर रिएक्ट करते हैं, चुनाव में दूसरे ढंग से स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे हम अपनी स्थिति को मजबूत करें और जो हमारा गला दबा रहा है उसको कमजोर करें। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये सवाल तो जायज है कि जिन सीटों पर मान लिया अजित पवार की पार्टी है या फिर शिंदे की पार्टी को उस सीट पर बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं। मैं इंडिविजुअल सीट के बारे में नहीं जानता, इसलिए कह नहीं सकता कि उस सीट पर अगर वो अजित पवार के दबाव मतलब सपोर्ट वाली सीट है तो वहां पर बीजेपी कोई कैंडिडेट लड़ेगा तो जो वहां के अजित पवार के जो सपोर्ट जो नेता होंगे वो कैसे बिहेव करें, हो सकता है वहां सब उल्टा रिएक्शन हो। तो क्योंकि मैं सीट नहीं जानता, सीट वाइज अगर होता तो शायद मैं ज्यादा अच्छी तरह समझा सकता था। तो ये खतरा है निश्चित रूप से। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है, और हमने देखा भी है कि सपोर्ट बेस बहुत ही कमिटेड है महाराष्ट्र में। तो अब जहां तक ये है कि इनको पता है, शिंदे की पार्टी को पता है कि हम कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, अजित पवार को पता है, तो जो नौकर होता है उसको पता होता है कि मालिक कभी भी निकाल सकता है। जो महरी होती है घर में, मैडम से हमेशा तू मैं तुमने बर्तन ठीक से नहीं मांजे, लेकिन मैडम जी को पता है कि ये महरी के बिना काम नहीं चलेगा, जो दूसरी आएगी वो भी यही कहेगी, और महरी को भी पता है मैडम जी के बिना काम नहीं चलेगा। उस महरी जो है उसको कल दूसरी मैडम मिल जाए तो वहां चली जाएंगे। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को पता है, शिंदे को पता है कि मुझे बीजेपी का प्यार इसलिए मिल रहा है कि इनकी सरकार अब नहीं बन रही है, मेरी जरूरत है। महरी को पता है कि मेरी जरूरत है, मैडम जी खुद बर्तन नहीं बांध सकती भाई, खुद काम नहीं कर, उनको ऑफिस भी जाना है। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को अपने अपने औकात पता है, झगड़ा करेंगे फिर भी अगले दिन वही आएंगे। जिस दिन महरी कहती है कि मैं तो जा रही हूं तो उस दिन मैडम जी उनको मनाने लग जाएंगी। तो इसीलिए ये शिंदे की जो औकात है वरिष्ठ मुख्यमंत्री, महरी की औकात है। अजित पवार भले कुछ उप मुख्यमंत्री, महरी की औकात है, और बीजेपी मैडम की स्थिति में है। आज की तारीख में, जैसे विवेक जी ने कहा, आज की तारीख में वह इन महरियों के बिना काम नहीं चला सकते। वो 150 सीट क्या 288 सीट पे भी लड़ ले तो 26% के आधार पर आप सरकार नहीं बना सकते, वो उसको पता है। बीजेपी को पिछले 10 साल में 28% मैक्सिमम वोट मिले हैं, 26%, तब उसके ऊपर कहां जाएंगे? 28% में कहीं सरकार नहीं बनती। तो उसको पता है इन महरियों की जरूरत है, वो महरियां दोनों जो है वहां पर उनको साथ है। अब कल क्या स्थिति होती है, तो ठीक है, कल अगर सरकार बन गई, उसके बाद शिंदे को 40 लोग मिल गए, मान लिया अजित पवार को 20 लोग मिल गए, 60 लोग हैं। अब 60 लोगों में से 2/3 तोड़ना है। 2/3 तोड़ के अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो मेरे ख्याल से एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। आपकी साबित करने की कोशिश नहीं है कि मैं जेन्युइन पार्टी हूँ, 2/3 से ऊपर तोड़ना है और बीजेपी में शामिल हो जाए। तो ये बिल्कुल सही रणनीति है मेरे ख्याल बीजेपी की, कि अगर, क्योंकि उसमें तो कुछ तो उनके ही होंगे, अगर जीत के आ गए तो अजीत की पार्टी के या शिंदे की पार्टी कुछ तो अपने ही होंगे। तो वो पॉलिसी आपको पता, उनका आपका कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, उन्हीं का काम है कि दूसरों को जोड़ें, बल्कि वो उस तरह से काम करेंगे उस पार्टी में मीटिंग में जाके, कैसे हम किन लोगों को फांसे अपने पार्टी में जोड़े। और किसी भी शिंदे विधायक को, चाहे जो भी हो, कल तो उद्धव ठाकरे के मतलब वो करते थे, जय जय करते थे, आज शिंदे की कर रहे हैं। तो उनको पता है कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मैं शिंदे के साथ रहूं चाहे फडणवीस के साथ रहूं। तो जैसा कि पिछले राउंड में कहा था, हर व्यक्ति अपना फॉर सेल का बेच वो लगाया हुआ, फॉर सेल, जो मुझे कुर्सी देगा मैं उसके साथ आ जाऊंगा। और बीजेपी जो है कुर्सी, क्योंकि डंडा भी है, तुम कुर्सी जाओ तुम डंडा मारेंगे। तो इसीलिए शिंदे जानते हैं कि मेरी औकात क्या है।
अजीत पवार जानते मेरी औकात क्या है, लेकिन चूंकि इनके सामने कोई चारा नहीं है, या तो आप विपक्ष में रहे, आप वहां मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वहां उद्धव ठाकरे नहीं बन पा रहे हैं, तो आप यहाँ उम्मीद से आ गए चलो कुछ मिल जाए, कुछ कमा लें, कुछ अपना जो ईडी और इससे जो बचत, ये बड़ी बात थी। अब ईडी जो उनकी जांच चल रही है अजीत पवार के खिलाफ जांच, वो जांच अब नहीं चल रही है। तो अगर वो महा विकास अघाड़ी के साथ रहते, उप मुख्यमंत्री भी रहते, लेकिन छापे तो पड़ते रहते ना। आज वो यहाँ पर है, उप मुख्यमंत्री हैं, छापे नहीं पड़ रहे हैं। अब कल अगर उनकी औकात ही नहीं रहेगी, कल अजीत पवार की ऐसी औकात हो जाएगी 10 लोग उसकी जीत के आ जाए, तो चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, कोई मतलब ही नहीं है। तब बीजेपी भी उन पर छापे नहीं मारेगी, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम 4 वोट नहीं ला सकते, तुम मेरा विरोध नहीं कर सकते। बीजेपी उन्हीं पर छापे मरवाती है जो कि उनको लगता है ताकतवर है, उनका नुकसान कर सकते हैं। तो जिस दिन शिंदे कमजोर हो जाएंगे, जिस दिन अजीत पवार कमजोर हो जाएंगे, उस दिन वो खत्म हो जाए, चाय की पत्ती, जैसे मैंने कहा, चाय की पत्ती फेंक जाएंगे डस्टबिन में, अपना आराम करेंगे। तो यही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, और इनको पता है कि मेरी औकात यही है, जितने दिन तक चल जाए, मेरा चल जाए, मुझे पद मिल जाए, कमा ले खा ले, यही है। जी, अब सवाल यही है कि चाय पत्ती अपने बारे में क्या सोच रही है इस समय और चुनाव के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, वो छान कर फेंक दी जाएगी या अपने तरह से वो रंग ला सकती है चाय में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कभी कभी वो जो चाय पत्ती होती है उससे फिर से एक बार नई चाय भी बनाई जाती है कहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरा चाय बनाने वाला मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।